कराची के ठग की छठी किस्त के साथ हाजिर हूँ। पिछली किस्त हमने मिर्गी और लॉटरी के ठगी के वाक़यात पर ख़त्म की थी। आज नए बाब से इब्तदा करते हैं। सोना। हकीम जी जितने बड़े फ़नकार थे उतने ही इंसान भी थे, इसलिए उनका बयान मेरी दिलचस्पी और हैरत में इजाफ़ा कर रहा था। मैंने उनसे हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, खैर बुरे भले मौके के लिए धंधा भी आपके लिए बुरा नहीं है। नहीं भैया, अब मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। बुरे भले वक्त के लिए तो मेरे पास कई नुस्खे हैं। ये कहकर हकीम जी उठे। एक संदूक खोलकर उन्होंने एक छोटा सा डब्बा निकाला, फिर अपनी जगह पर वापस आकर बैठते हुए बोले, जब बिल्कुल कड़की आ जाए तो ये डब्बा बहुत काम आता है। ये कहकर उन्होंने डब्बे का ढक्कन खोल दिया और मेरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई। इसमें चमकते हुए सोने के कितने ही छोटे बड़े जेवरात और सोने के टुकड़े भरे हुए थे। हजारों रुपए का माल था। हो सकता है कि लाख से ऊपर का हो। मैं इसकी कीमत का सही अंदाजा ना लगा सका। ओह, आप तो बड़े दौलतमंद आदमी हैं हकीम जी, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। कहीं ये जेवरात और सोना चोरी का तो नहीं है? और सच्ची बात यह है कि उनके पास अचानक ये माल देखकर मैं और कुछ सोच ही ना सकता था। उन्होंने एक जोरदार कहकहा लगाया। चोरी का नहीं भैया, हक हलाल का माल है। उन्होंने कहा, बुरे वक्त में यही मेरे काम आता है। यानी आप जरूरत के मुताबिक सोना या जेवरात लेकर सराफा में जाकर बेच आते हैं? उन्होंने फिर एक कहका लगाया और बोले, तुम अब भी नहीं समझे। सराफे में इन्हें कौन खरीदेगा? ये सब मुलम्मा का माल है। असली सोना तो सिर्फ ये है। उन्होंने अपने दाएं हाथ की उंगलियों में पड़ी हुई 2 अंगूठियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, और मैं हक्का बक्का रह गया। फिर ये मुलम्मा के जेवरात कौन खरीदता होगा? मैंने अपने आप पर काबू पाते हुए पूछा। इनसे आपका बुरा वक्त कैसे जाता होगा? सीधी सीधी बात है, वो मुस्कुराते हुए बोले। मैं अपने गाहक फांसता हूं जो उन्हें असली सोने के भाव खरीदते हैं। हाय, असली सोने के भाव? वो कैसे? मैंने हैरत के साथ सवाल किया। इसकी कई तरकीबें हैं, वो समझाते हुए बोले। एक ये कि तोला आधा तोला वजन वाले कुछ जेवरात 4-6 आने फी रुपया कमीशन पर मैं इन लड़कों के हवाले कर देता हूं जो अपने मोहल्ले में चोर और उठाई गिरे मशहूर होते हैं। दिन के वक्त जब मर्द दफ्तरों में होते हैं तो ये लड़के उनके घरों में जाते हैं, औरतों को जेवर दिखाकर साफ साफ कहते कि ये चोरी का माल है, लेना हो तो चुपके से आधी या तिहाई कीमत देकर ले लो। नतीजा ये होता है कि औरतें रीझ जाती हैं। तोला भर के जेवर की कीमत कम से कम 50-60 रुपए और आधे तोले के जेवर की कीमत कम से कम 25-30 रुपए ठहरती है। जिस औरत के पास इतनी रकम नकद होती है वो जेवर खरीद लेती है। रुपए वसूल करने के बाद लड़के उनसे ये भी कह देते हैं, खबरदार किसी गैर को बल्कि अपने शौहर को भी ना बताना। चोरी का माल खरीदना जुर्म होता है। 2-3 महीने छुपा कर रखें, इसके बाद निकाल लेना। औरतें इस हिदायत पर पूरा पूरा अमल करती हैं। जेवर वाजिबी दामों में बिक जाते हैं और भांडा भी नहीं फूटता। लड़कों को भी 25-50 मिल जाते हैं और मेरी भी 100-200 की ज़रूरत पूरी हो जाती है। अब हकीम जी जमाइयाँ लेते हुए उठे, चरस की एक बीड़ी जलाई और दम लगाकर कहने लगे, दूसरी तरकीब गाहक फांसने की ये होती है कि दोपहर या शाम के वक्त 2-3 शागिर्दों को लेकर निकल खड़ा होता हूँ। नाकों, मंडियों या बाजारों के आसपास ऐसी जगह मुंतखब करता हूँ जिधर भीड़ बहुत कम होती है या जहाँ से सिर्फ इक्के दुक्के लोग गुजरते हों। इस जगह खड़े होकर मैं इधर से गुजरने वालों को जांचता रहता हूँ। मेरे शागिर्द मेरे पीछे एक दूसरे से खासे फासले पर होते हैं।
जैसे ही मैं किसी राहगीर को अकल का अंधा और गांठ का पूरा महसूस करता हूं और वो मेरे पास से गुजरने लगता है तो मैं एक खास इशारा देता हूं। ये देखकर मेरा वो शागिर्द जो सबके आखिर में दूसरे सिरे पर खड़ा होता है, कागज या कपड़े के टुकड़े में बंधा हुआ कोई जेवर या मुलम्मा किया हुआ वजनी टुकड़ा चुपके से रास्ते पर डालकर बेफिक्री के साथ चलता हुआ मेरी सिमत आता है। इस अरसे में वही राहगीर इस जगह जा पहुंचता है जहां किसी बहाने मेरे एक या दो शागिर्द खड़े होते हैं। मेरा इशारा पाकर वो राहगीर के पीछे पीछे चल देते हैं। अब मैं भी उनकी तरफ बढ़ने लगता हूं। चलते चलते अचानक राहगीर की नज़र इस पोटली या पुड़िया पर जा पड़ती है जो मेरे शागिर्द ने वहां डाली होती है। अगर इत्तफाकन खुद उसकी नज़र ना पड़े तो इसी मौके पर मेरा वो शागिर्द जो उसके पीछे चल रहा होता है इस तरह लपक कर पुड़िया उठाता है कि राहगीर की निगाहें उस पर जम जाती हैं और वह रुक जाता है। जो ही इस पुड़िया से झिलमिलाता हुआ सोने का एक वजनी जेवर या वजनी टुकड़ा बरामद होता है, राहगीर और मेरा शागिर्द इस पर कब्जा जमाने के लिए आपस में उलझने लगते हैं। इतने में मैं भी इस जगह जा पहुंचता हूं। मैं एक अजनबी बीच बचाव करने वाले की हैसियत से उनसे तकरार का सबब पूछता हूं। एक कहता है कि मैंने एक चीज पड़ी पाई, वो उठा ली, इसमें किसी का क्या हक। दूसरा कहता है कि पहले मेरी नजर पड़ी थी मगर मैं जो ही उसे उठाने के लिए लपका इसने उठा ली। इसमें सब नहीं तो आधा हिस्सा मेरा भी होना चाहिए। जब मैं पूछता हूं कि क्या चीज है तो पहले तो दोनों हिचकिचाते हैं, फिर बता देते हैं कि सोना पाया है। मैं डांटते हुए कहता हूं, बेवकूफों, कहीं नकली सोने पर तो नहीं लड़ रहे हो? असली सोना कौन फेंक जाएगा? लाओ जरा मुझे दिखाओ। वो मुझे दिखाते हैं तो मैं गौर से देखने के बाद उछल पड़ता हूं और कहता हूं, ये तो वाकई असली सोना है, 700-800 से कम का ना होगा। फिर मैं एक बार ही चौंक कर कहता हूं, बेवकूफों, यहां से कहीं टल चलो, ऐसा ना हो जिसका गिरा है वो आ पहुंचे या कोई सीआईडी वाला देख ले। चलो किसी इत्मीनान की जगह बैठकर मैं ईमानदारी से तुम्हारा फैसला करा दूंगा। मैं उन्हें ये इत्मीनान भी दिला देता हूं कि मैं इसमें अपना कोई हिस्सा नहीं लगाऊंगा। तुम लोग जवान हो, तुम्हें पड़ी हुई दौलत मिली है, ये तुम्हारा हक है, मौज उड़ाओ, मुझे बस मिठाई खिला देना। दोनों चुपचाप मेरे साथ हो जाते हैं। सोना मेरे हाथ में होता है। एक इत्मीनान की जगह ठहर कर मैं सोने को फिर एहतियात के साथ पुड़िया में लपेट देता हूं। कुछ देर दोनों को समझाता हूं और फैसला देता हूं कि इसकी आधी कीमत कम से कम 300-400 रुपए होगी। तुम में से जिसके पास इतने रुपए हों वो दूसरे को दे दे और सोना ले ले। मेरा शागिर्द जेब से फौरन रकम निकालता है मगर 70-80 से ज्यादा रुपए इस के पास नहीं निकलते। रकम बढ़ाते हुए वो कहता है, मेरे साथ घर चले चलो, बाकी रकम वहां दे दूंगा, मगर सोना मुझी को दो। इस पर राहगीर अपनी रकम निकाल कर गिनता है। उसके पास लगभग इतनी ही रकम निकलती है या बसा औकात इससे ज्यादा भी, 300-400 तक। अगर राहगीर की रकम बराबर या कुछ कम होती है तो मैं दोनों के नाम रुकरा डालता हूं जो हमेशा राहगीर के नाम निकलता है। चुनाचे इससे ये रकम अपने शागिर्द को दिलवा कर और बाकी की अदाई के लिए कसम लेकर सोना उसके हवाले कर देता हूं। इस सूरत में बाकी रकम लेने के लिए हम कभी वापस नहीं आते और अगर इसके पास ज्यादा रकम हुई तो उसी पर फैसला हो जाता है। दोनों सूरतों में सब मिलजुल कर इस खुशी की मिठाई जरूर खाते हैं। वल्लाह, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। जवाब नहीं है इस मिठाई खाने का। वाकई इस वक्त तो सब ही सच्चे दिल से खुश होते होंगे। हाँ भैया, वो हंसते हुए बोले, शिकार ये समझता है कि सैकड़ों का माल उसे कोड़ियों में मिल गया। हम खुश होते हैं कि कोड़ियों का माल हमने सैकड़ों में बेच दिया। लेकिन मैं समझता हूं हकीम जी, पढ़े लिखों की बरतरी जताने के ख्याल से मैंने कहा, घरेलू औरतों और जाहिल मर्दों के अलावा कोई तालीम याफ्ता आदमी आपके इस चक्कर में ना फंसता होगा।
क्यों नहीं पसते, अच्छे अच्छे पसते हैं। उन्होंने तंज की निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। बताओ, वकील लोग तो जाहिल नहीं होते ना? नहीं, मैंने सटपटाते हुए जवाब दिया। अच्छा सुनो, वो बीड़ी का एक लंबा कश लगाते हुए बोले। अभी बकरीद से 4 दिन पहले की बात है कि एक बहुत पुराने और घाक किस्म के वकील साहब हैं। वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि नंबर 1 420 हूँ। बकरीद के दिन करीब आते जा रहे थे, मगर कहीं मेरा कोई दाव नहीं लग रहा था। कुर्बानी मेरे मामूल में दाखिल है, मगर इस साल ऐसा लग रहा था जैसे ये सिलसिला टूट जाएगा। अचानक मुझे याद आया कि वकील साहब बड़े लालची और कंजूस आदमी हैं। आदमी की यही सिफ्त मेरे काम आती है। फौरन मैंने एक सीधा साधा प्रोग्राम बना डाला। इस काम में मुझे सिर्फ एक शागिर्द को थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ा। वो एक केस में फंसा हुआ था और उसका मुकदमा वही वकील साहब लड़ रहे थे। इस सिलसिले में कभी कभार मैं भी उनके पास आता जाता रहता था। एक दिन जब मैं वकील साहब के पास गया तो प्रोग्राम के मुताबिक मेरा शागिर्द वहां पहले से बैठा हुआ था। सलाम दुआ के बाद कहने लगा, हकीम जी, एक छोटा सा काम फंसा हुआ है, बनवा दो तो कुछ ईद का खर्च निकल आएगा। सुच्चा काम हुआ तो बनवा दूंगा भैया, बोलो क्या है? मैंने पूछा और वकील साहब ने कान खड़े किए। वो मेरा एक दोस्त है, उसने एक पार्टी का कुछ सोना ईस्ट पाकिस्तान पहुंचाया था। मेहनताना का वो उसे 1000 नकद दे रहे थे, मगर उस उल्लू के पट्टे ने नकद की बजाय 6-7 तोला सोना ले लिया है। वो समझता था कि दूसरा काम मिल जाएगा तो इससे खर्चा चलाएगा और सोने के जेवर बनवाएगा, मगर फिर कोई धंधा नहीं मिला। अब सोना बेचना चाहता है, मगर समझ में नहीं आता कहाँ और कैसे बेचा जाए। अरे वो तो बिल्कुल अनाड़ी मालूम होता है, मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा। उसको बोलो जाके सीधा सीधा पुलिस को दे आए या गटर में फेंक दे। अब 1000 तो छोड़ो, कोई 500 भी ना देगा। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, मुझे इसमें क्या बचेगा? मैंने नखरा दिखाया और वकील साहब के मुंह में पानी आने लगा। ऐसी बात नहीं हकीम जी, मेरे शागिर्द ने खुशामद करते हुए कहा। उसकी कोई शर्त नहीं, चाहे जितने में बेचो और जितने खुद रख लो। उसे ईद के लिए 100-200 मिल जाने चाहिए, वो उस पर भी राजी हो जाएगा। अच्छा खैर, एक बार की मैंने अपना मूड बदल कर उसे डांटते हुए कहा, ऐसी बातें यहां वकील साहब के सामने मत किया करो। चलो नीचे किसी होटल में बैठकर बात करेंगे। हम दोनों उठने लगे तो वकील साहब बोले, आमा पर्दा काहे को करते हो, करो बातें, मैं तुमसे कोई इसका हिस्सा थोड़ी मांगूंगा। हा 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 हा, अलबत्ता सोना खरा हुआ तो शायद मैं ही ले लूं। बज़ाहिर ये बात उन्होंने मजाक में कही, मगर मैं समझ गया था कि तीर निशाने पर लगा है। मैंने कहा, नहीं वकील साहब, ये कारोबार की बात है और वकील के दफ्तर में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं इससे बात करके अभी आता हूँ, आपसे कुछ काम है। ये कहकर मैंने वकील साहब को आंख मारी। वो मुस्कुराकर गर्दन हिलाने लगे और मैं अपने शागिर्द को साथ लेकर दफ्तर से नीचे उतर गया। 15-20 मिनट बाद मैं फिर पलटकर वकील साहब के पास आया। मुझे देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। मैंने फिलफौर उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, काम बन गया, जल्दी से 50 रुपए दीजिए, अभी पलट कर आता हूं। वकील साहब ने बिला ताखीर जेब में हाथ डाला, मगर फिर रुक कर कहने लगे, कितने में हुआ सौदा? मैं 400 से ज्यादा नहीं दूंगा। आप अभी 50 तो दीजिए, मुर्गा हाथ से ना निकल जाए, पलट कर बात करूंगा, मैंने तेज होकर कहा और वकील साहब ने 10-10 के 5 नोट मुझे थमा दिए। 10-15 मिनट बाद मैं फिर वकील साहब के पास वापस आ गया। 1000 रुपए से कम का माल नहीं वकील साहब। फिर सालिम टुकड़ा, जेवर भी नहीं कि तुड़वा कर बनवाना पड़े। 500 वाजबी हैं, इसमें से 100 रुपए इस लड़के को दूंगा, 100 मैं रखूंगा। सोने वाले को सिर्फ 300 जाएंगे, लेकिन मेरे पास 400 से ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसा ही है तो 100 रुपए बाद में देखे जाएंगे। आखिर मैं भी तो हर तरह आप लोगों के काम आता रहता हूं। वकील साहब उस्तादी से बोले। छठी किस्त यहां खत्म करते हैं, अभी वकील साहब का किस्सा कुछ बाकी है,
وہ اگلی قسط میں۔ براہ مہربانی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ہو سکے تو بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ اگلی قسطیں بھی آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔